क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध पार्ट नंबर 4। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क हम लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले पक्ष में तर्क और 4 पॉइंट हमने कर लिए थे। 5वें पॉइंट पर आते हैं कि वित्तीय प्रबंध के लाभ को अधिकतम करने के पक्ष में तर्क थे कि लाभ को अधिक से अधिक करना है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो 5वां पॉइंट है दुर्लभ साधनों का कुशल आवंटन व विवेकपूर्ण उपयोग लाभ के आधार पर ही होता है। प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। जितने भी हमारे पास साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, लैंड एंड प्लांट मशीनरी वगैरह, ये सब दुर्लभ होते हैं, कम होते हैं। इससे इनका कुशल आवंटन इनको प्रॉपरली बांटा जाता है। जब बहुत सोच समझ के बांटना है और विवेकपूर्ण तरीके से बहुत सोच समझ के लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए इनका यूज़ करना है। इससे ही हमारे लाभ जो हैं वो बढ़ते हैं। अगला जो इसमें आएगा विपक्ष के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। लाभ को अधिकतम करने के विपक्ष में विचार या कमेंट्स इन अपोजिशन टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लाभ को अधिकतम करने के विपक्ष मतलब जो कहते हैं कि लाभ अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे। पहला आ जाएगा लाभ अधिकतम करना व्यवसाय के स्वामियों के आर्थिक कल्याण के आधार पर अव्यवहारिक है। इट्स नॉट फेयर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द बिजनेस ओनर्स। कि बिज़नेस के मालिकों के लिए लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ये इम्प्रैक्टिकल है, सही नहीं है, क्योंकि इससे मालिकों को लाभ होता है। और केवल मालिकों को ही लाभ हो ऐसा नहीं होता, बाकी लोगों को भी इससे लाभ होता है। और केवल मालिकों को लाभ होगा, अगर केवल मालिकों को लाभ होगा तो बाकी लोगों को लाभ कम मिलेगा। लाभ तो उतना ही है, मालिक ज़्यादा ले जाएंगे तो बाकी लोगों को कम मिलेगा। सेकंड है लाभ अधिकतम हेतु जोखिम तत्व की अवहेलना करनी पड़ती है, जो चीज़ नहीं। इन केस ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द रिस्क फैक्टर इज इग्नोर्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। जब हम लाभ को अधिकतम करने की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करेंगे और हमारी बिक्री ज़्यादा होगी तो लाभ भी ज़्यादा होगा, परंतु हम इस बात का ध्यान नहीं रखते यहाँ पर कि रिस्क भी बीच में होता है। कई बार हम इस उद्देश्य से बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं कि बिक्री होगी और अंत में हमारी बिक्री नहीं होती, जिसके कारण हमारे को बहुत हानि भी हो जाती है। तो ये भी संभव नहीं होता। थर्ड पॉइंट है लाभ अधिकतम करना उपभोक्ताओं की दृष्टि से बिल्कुल अहितकर है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इज़ टोटली अनफेवरेबल फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लाभ को जब अधिकतम एक व्यापारी उत्पादक के द्वारा किया जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लाभ लेता है, इसका मतलब ग्राहकों से बहुत ज़्यादा वस्तु की कीमत वसूली जा रही है, जो ग्राहकों का शोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्थ, आजकल सभी संस्थाएं जो हैं अपने व्यवसाय के संचालन हेतु उसको चलाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेती हैं। ऐसे में एक कंपनी बहुत ज़्यादा लाभ कमाए ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बाकी कंपनियों के एक्सपर्ट जो व्यक्ति हैं वो भी अपनी कंपनी के लाभ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंटली और द ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, सो द अर्निंग मिनिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट सीम्स अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। जो हेडिंग हमारा है कि वित्तीय प्रबंधक के कार्य क्या हैं, फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग कौन सा होता है, जिसमें कि पैसे लेने देने का सारा हिसाब किताब इस विभाग में रखा जाता है। तो इस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा, हेड होगा, वो फाइनेंशियल मैनेजर या वित्तीय प्रबंधक कहलाता है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वित्तीय प्रबंधक क्या क्या कार्य करते हैं। तो उसके कार्यों को हम ABC करके 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजरियल फंक्शंस या फिर प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य में पहला पॉइंट आता है वित्तीय नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन मतलब वित्त के बारे में प्लानिंग करना, नियोजन करना। सही समय पर, सही मात्रा में, सही रूप में पूंजी को प्राप्त करने के लिए हमारे को वित्तीय योजना या प्लानिंग करनी पड़ती है कि सही समय पर हमें सही पैसा मिल जाए, सही मात्रा में, जितनी मात्रा में क्वांटिटी में चाहिए उतना मिल जाए, वो सही रूप में, जिस रूप में हम चाहते हैं उसी रूप में हमें पैसा मिल जाए। इसके लिए पहले से प्लान करना होगा। वित्त संबंधी जो नीतियाँ मतलब हमारी संस्था की पॉलिसीज़ जो होती हैं और कार्य विधियों का निर्धारण करना है कि हम कैसे कार्य करेंगे। स्रोतों का निर्धारण करना है। स्रोत मतलब सोर्सेज मतलब जहाँ से कि हमें कैश की प्राप्ति हो पाएगी। निर्धारण करना मतलब डिसाइड करना कि हम पैसा कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे। रोकड़ अंतर्वाह, कैश इनफ्लो और रोकड़ बहिर्वाह में समन्वय करना कि कैश इनफ्लो, कैश हमारे पास कहाँ से आएगा और कहाँ पर कैश जाएगा, उसे बहिर्वाह या कैश आउटफ्लो कहते हैं। दोनों में समन्वय होना चाहिए कि जितना कैश आया उससे कम ही कैश जाए या कम से कम उतना ही जाए, उससे ज़्यादा खर्च ना करे।
तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा वित्त एकत्रित करना या प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स। जब हमने कैश के बारे में प्लानिंग कर ली है, अब अगला काम है पैसा प्राप्त करना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम लोगों ने कर ली, उसके बाद विभिन्न साधनों से, अलग अलग सोर्सेज से वित्त एकत्रित किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि पूंजी का कितना भाग हम शेयर कैपिटल से इकट्ठा करेंगे, कितना पार्ट हम लोन कैपिटल से इकट्ठा करेंगे, मतलब उधार लेकर पूंजी हम प्राप्त करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है विनियोग संबंधी निर्णय लेना और टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें यह तय किया जाता है कि किस संपत्ति में कितना विनियोग करना है। विनियोग करना या इन्वेस्ट करने का मतलब होता है पैसा लगाना। ये कौन सी संपत्ति में हम कितना पैसा लगाएं, दूसरी में कितना लगाना है, कितना कार्यशील संपत्तियों में पैसा लगाना है, कितनी स्थायी संपत्ति या फिक्स एसेट्स में लगाना है। कार्यशील वर्किंग कैपिटल हमारी होती हैं जो रोज़ काम हमारे आती हैं। चौथा पॉइंट हमारा है आय का प्रबंध करना है, मैनेजमेंट ऑफ द अर्निंग्स। आय का ठीक ठीक निर्धारण करना। आय मतलब जो पैसा हमारे को कहीं से भी प्राप्त होगा उसका ठीक ठीक निर्धारण, मतलब डिसाइड करना कि कहाँ से आएगा, और उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर ये पैसा जाएगा या हम कहाँ पर उस पैसे को लगाएंगे। तो व्यवसाय की सफलता पूंजी के समुचित विनियोग पर निर्भर करती है। एक बिजनेस तभी सफल होता है जब हम उस बिजनेस में पूंजी को सही प्रकार से यूज़ करते हैं। इस आय का उपयोग हेतु जब आय हमारे पास जो आएगी, जो इनकम हमारे को होगी, जो लाभ भी हमारे को होता है, उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि ह्रास नीति या डेप्रिसिएशन पॉलिसी कितनी, कैसा डेप्रिसिएशन कितना लगाना है हमने, लाभांश की नीति, डिविडेंड पॉलिसी, कितना लाभांश हम देंगे मालिकों को, लाभ का हिस्सा कितना देना है, लाभों का पुनर्विनियोजन, कितना प्रॉफिट हम जो है वो हम बिजनेस में ही दोबारा से लगाना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, संचयों की रचना या रिजर्व हम कौन कौन से बनाने जा रहे हैं, क्रिएशन ऑफ रिजर्व आदि निर्णय हमारे को इस आय के निर्धारण करते समय लेने होते हैं। पाँचवा पॉइंट हमारा आता है, वीडियो को रोक करके पॉइंट आगे नोट कर लिया करें। तो पाँचवा पॉइंट हमारा आ गया वित्तीय नियंत्रण, जिसे हम फाइनेंशियल कंट्रोल बोलते हैं। तो वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है, कितनी हमने पैसे के मामले में प्रगति कर ली है, कितना पैसा हमारे पास आ चुका है। वित्तीय ढांचे को संतुलित यहाँ पर किया जाता है। वित्तीय ढांचे का मतलब है कितना फिक्स्ड एसेट से पैसा लगा है, कितना करंट एसेट में लगा है, कितना वर्किंग कैपिटल में लगा है। उसके बाद है व्यवसाय की लाभदेयता, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कंपनी की कैसी है, उसके आधार पर भी वित्त के डिपेंड करता है लाभदायकता। उसके बाद शोधन क्षमता, शोधनीयता या सॉल्वेंसी, मतलब हम लोगों का पैसा जो लिया हुआ है उधार, उसको लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे, उसके मामले में हम कितना मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं। और इन परिस्थितियों में सुधार करना भी इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी प्रबंधकीय कार्य में आगे। उसके बाद आते हैं क्रियात्मक कार्य, बी पार्ट, जिसको हम फंक्शनल फंक्शंस भी बोलते हैं। इसमें पहला पॉइंट आ गया वित्तीय नीतियों को लागू करने के लिए उच्च प्रबंधकों को परामर्श देना, सजेस्टिंग द हायर अथॉरिटीज़ टू इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल पॉलिसीज़। जो हमने नीतियाँ बनाई हैं उसके बारे में हम उच्च अधिकारियों को जो है परामर्श से सलाह देते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं इसका ये प्रभाव, उन्हें समझाया जाता है ताकि वो उसकी परमिशन हमारे को दे दें। सेकंड पॉइंट आ जाएगा वित्त प्राप्ति और भुगतान को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट ऑफ द फाइनेंस। पैसा कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ पर भुगतान या पेमेंट करनी है, खर्चा कहाँ पर उसे करना है, इसको हम कंट्रोल करेंगे। थर्ड पॉइंट है उधार की वसूली की व्यवस्था करना, टू अरेंज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेट्स। जो उधार हम लोगों ने ग्राहकों को दिया है उसकी वसूली, मतलब उसका पैसा बहुत जल्दी हमारे को मिल जाए। यदि बहुत लंबे समय तक हमें पैसा नहीं मिलता तो हमारी पूंजी उसमें फंसी रहती है। तो हमें यदि कैश मिल जाता है तुरंत, तो इससे हम उससे दोबारा से सामान खरीद के उसे बेचेंगे, इससे में ज़्यादा लाभ होता है। चौथा पॉइंट आवश्यक लेखों को रखना, टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स। लेखे जो हैं फाइनेंस के मामले में कहाँ पर कितना पैसा आया, हर रिकॉर्ड जो है उसका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से की जाए। पाँचवा पॉइंट है अंकेक्षण की व्यवस्था करना, टू अरेंज फॉर द ऑडिट। जो अकाउंट्स हम लोगों ने बनाए, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो सभी अकाउंट्स को प्रॉपर्ली ऑडिट करवाया जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवाया जाएगा। सिक्स पॉइंट है स्थायी संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द फिक्स एसेट्स। जो हमारी फिक्स एसेट्स उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो की जानी चाहिए। थोड़ी बहुत खराबी हो जाने पर तुरंत उसकी रिपेयर इत्यादि की व्यवस्था की जाए ताकि सुरक्षित रहकर बहुत लंबे समय तक कार्य करें। अगला है अंश प्रतिभूतियों, कर व अन्य वित्तीय कार्यों का प्रशासनिक व्यवस्था करना, पूरा इंतजाम करना कि हमारे शेयर्स कैसे हैं, कितने हैं, कब इनको ख़त्म करना है, कब इनको इशू करना है। प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ में शेयर डिवेंचर वगैरह सभी आएंगे।
बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, टैक्स का इंतज़ाम करना है, अन्य वित्तीय कार्य जो है इनकी प्रशासनिक व्यवस्था मतलब इनको कंट्रोल करना, मैनेज करना आता है इसमें। टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द फंक्शंस ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज, टैक्स एंड अदर फाइनेंशियल फंक्शंस। एक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं जॉन जे हैम्पटन, इन्होंने कुछ क्रियात्मक कार्य हमारे को दिए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो इसमें कार्य है वो कोषों का प्रबंधन या मैनेजिंग फंड्स होता है। फंड्स यहाँ पर जो उसने बताया उसके अनुसार फंड्स का मतलब होता है या कोषों का मतलब है वो रोकड़ जो उधार दी गई है, वो रोकड़ भी हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो भी इसमें आएगी। उधार अगर हमने किसी को पैसा दिया है वो भी इसमें आएगा। शेयर कैपिटल और स्पेशली हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें आ जाएगा। समतांश पूर्वाधिकार अंशों से पैसा जो प्राप्त हुआ या प्रेफरेंस शेयर से वो भी इसमें आ जाएगा। ऋण पत्रों के क्रेताओं से प्राप्त रकम, अगर हमने लोगों ने डिवेंचर खरीदे हैं ऋण पत्र तो उनसे जो पैसा मिला है वो भी सारा इसमें आ जाएगा। अगला है देय धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करना। देय धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मतलब जो लोगों का पैसा हमने अभी देना है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था की, लोगों की हमने पेमेंट करनी है। इस साल हमारे शेयर्स मैच्योर हो रहे हैं, डिवेंचर मैच्योर हो रहे हैं, तो उनका पैसा हमने देना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन वित्त के साधनों को ढूंढना कि कहाँ से हमें अल्पकाल के लिए, मध्यकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए पैसा हमारे को कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा। लाभांश घोषित करने के लिए भी धन हमारे को चाहिए होता है। ये डिविडेंड हम लोगों ने पे करना है शेयर होल्डर्स को, तो उसके लिए भी कैश हमारे को चाहिए होगा। हमारे को ये ध्यान में रखना है कि कोष या फंड्स हमारे पास इतनी ही मात्रा में हो कि ना कोषों की कमी पड़े हमारे पास, ना ही कोष आवश्यकता से अधिक हो जाए। यदि दूसरे शब्दों में हम कहें तो कोषों की मांग और पूर्ति में ठीक से जो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो उसने बताया है वो है संपत्तियों का प्रबंध करना, मैनेजिंग एसेट्स। हमारे को ये अनुमान लगाना है क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हमारे को अनुमान लगाना होता है कि भविष्य में हमारे को किन किन प्रकार की संपत्तियों की आवश्यकता होगी, कितनी कितनी मात्रा में ये संपत्तियों की आवश्यकता हमारे को होगी, इसका अनुमान लगाना है। संपत्तियों की संरचना या सम्मिश्रण का निर्णय भी करना है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर कि लॉन्ग टर्म एसेट्स कितने प्रकार की हैं, शॉर्ट टर्म कितने प्रकार की हैं, और सम्मिश्रण कि ये वाली कितनी खरीदें और ये वाली कितनी खरीदें, ये सम्मिश्रण हो गया, इसका निर्णय लिया जाता है। विद्यमान संपत्तियों का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, विद्यमान अभी जो हमारे पास एसेट्स हैं उनका मैक्सिमम कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, ये भी ये ध्यान रखेगा। अनावश्यक खर्चों को कैसे घटाया जाए, फालतू के खर्चों को हम कैसे घटाएंगे। यदि हमारे खर्चे कम होते हैं तो निश्चित तौर पर ही हमारे लाभ जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कार्यहीन संपत्तियों को नकदी में बदलने का निर्णय लेना। कार्यहीन संपत्तियों का मतलब है कुछ एसेट्स हमारे पास ऐसी हो सकती हैं जिनका हम प्रयोग नहीं करते या जो अब कार्य के योग्य हमारी नहीं रही, उन संपत्तियों को बेच दिया जाए, उससे हमारे को कैश मिले। तो कैश लेकर फिर क्या होगा, हमारे पास तरलता या लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, कैश बढ़ जाएगा, और उस कैश को फिर हम किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं जो पहले बेकार पड़ा हुआ है। उसके अलावा लागतों को घटाने का प्रयास कैसे किया जाए, कैसे हमारी कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए और कैसे हम लाभदायकता को बढ़ाएं। थर्ड पॉइंट जो उसने दिया है वो हमारा है तरलता कार्य, जिसको हम लिक्विडिटी फंक्शंस बोलेंगे। तरलता कार्य का मतलब तरल लिक्विड एसेट्स के बारे में हम अकाउंट से बढ़ चुके हैं। तरलता या लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसी हमारी एसेट्स जो कि तुरंत कैश में बदल सकती हैं, जैसे कैश इन हैंड हो गया, बैंक में पड़ा हुआ पैसा हो गया, डेटर से पैसा लेना हो गया इत्यादि। तो यहाँ पर कोषों की तरलता बनाए रखने के लिए रोकड़ प्रवाहों का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। रोकड़ प्रवाह मतलब फ्लो, कैश का जो फ्लो है उसका पूर्वानुमान लगाना मतलब फोरकास्टिंग, कहाँ से आएगा, कितना पैसा कहाँ पर जाएगा। कोषों को एकत्रित करना, रेजिंग ऑफ द फंड्स, पैसा इकट्ठा करना कंपनी के लिए, वो भी इसमें आ जाएगा। आंतरिक कोषों के प्रवाह का प्रबंधन करना, मैनेजिंग फ्लो ऑफ द इंटरनल फंड्स कि हमारी कंपनी के अंदर से ही पैसा हमारे को मिल सके, इसकी व्यवस्था करना। कोषों के साधन, कहाँ कहाँ से साधन मतलब सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हमें कैश मिल सकता है, ऋण पत्र इशू करके पैसा मिल सकता है, मतलब डिवेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, सार्वजनिक निक्षेप पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आ सकता है, या वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हम लोग लोन ले सकते हैं। तो जब हम अलग अलग सोर्सेज का चुनाव करते हैं कि ये भी सोर्स हो सकता है, यहाँ से भी पैसा आ सकता है,
तो हमने ये देखना है कि अवधि के आधार पर इसका चुनाव किया जाए कि कौन से सोर्स से कितने टाइम के लिए हमारे को पैसा मिल सकता है, और ये भी प्रयास किया जाए कि हमारी लाभदायकता जो है वो कैसे बढ़ेगी। हर कार्य में लाभदायकता जो है वो प्रमुख होती है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। चौथा पॉइंट जो इसने बताया वो है लाभदायकता कार्य, प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शंस। तो वित्तीय प्रबंधक जो होता है फर्म के लाभों का पता लगाने के लिए कुछ कार्य करता है। ठीक है, कि हमारी फर्म कितनी लाभ कमा रही है, तो इसमें पहला जो वो करेगा पता वो है लागत नियंत्रण या कॉस्ट कंट्रोल। हमारी लागत जो है उसको नियंत्रण हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, खर्चे कहीं हमारे ज़्यादा तो नहीं हो रहे, क्योंकि खर्चों पे कंट्रोल हो जाने से प्रॉफिट खुद बढ़ते हैं। दूसरा है मूल्य निर्धारण या प्राइसिंग फैक्टर। मूल्य निर्धारण का मतलब है हमारी जो वस्तुएं हैं उनका प्राइस कितना होगा। तो जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो उसमें प्रॉफिट जो है जुड़ा हुआ होता है, प्रॉफिट जोड़कर ही हम मूल्य वस्तु का निर्धारित करते हैं। थर्ड पॉइंट है भावी लाभों का पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। आज जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसका लाभ हमारे को भविष्य में मिलेगा, भविष्य में उसकी बिक्री होगी। ठीक है, तो उसका हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि इतना हमारा खर्चा हो गया और इतना लाभ हमें मिल ही जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है पूंजी की लागत का मापन, मेयरिंग द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। पूंजी की लागत का मतलब होता है जो पूंजी हमने इकट्ठी की है उसकी लागत, उसका खर्चा हमारे को क्या पड़ा। जैसे अगर हमने शेयर इशू करके पूंजी इकट्ठी की है तो उसके बदले में हम डिविडेंड देंगे, लाभांश देंगे। डिवेंचर हमने इशू किए हैं तो उसके बदले में हमें ब्याज देना पड़ेगा इत्यादि। तो लागत को कैसे नियंत्रित किया जाए, हमारी जो नियंत्रित करने के काफ़ी सारे तरीके हम अपना सकते हैं, जैसे बजट बनाना, बजटी कंट्रोल, बजटी नियंत्रण बनाना, मानक लागत या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट एटसेट्रा। मानक लागत का मतलब होता है किसी चीज़ का खर्चा जो है उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाए। तो ये बी पार्ट हमने कर लिया क्रियात्मक कार्यों का। अब अगले जो कार्य हमारे हैं उन्हें हम कहेंगे दैनिक कार्य या रूटीन फंक्शन, जो रोज़ किए जाते हैं। ये कार्य वित्तीय प्रबंधक के स्वयं नहीं करते बल्कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी, उसके नीचे जो कर्मचारी कार्य करते हैं वो करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा वित्तीय लेखे करना या मेंटेनिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। वित्तीय लेखे मतलब जो भी कैश के बारे में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको प्रॉपर्ली नोट किया जाए। वित्तीय विवरण तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फाइनल अकाउंट और उसके साथ में बनाए जाने वाले जितने विवरण होते हैं जो वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो बनाता है ये। थर्ड है रोकर की प्राप्ति और भुगतान की व्यवस्था करना, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द कैश रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट। कैश को प्राप्त करने की इंतजाम भी ये करेगा और कैश की पेमेंट पे करने का, भुगतान करने का इंतजाम भी यही करेगा। बजट तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ द बजट, बजट भी ये बनाता है ताकि खर्चों को कंट्रोल किया जा सके। साथ की व्यवस्था की जाती है क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट।